हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक और अन्य पेपर पर। तो यहाँ पर दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चूँकि इससे पहले की क्लास में हमने 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन किए थे, तो आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रकार के उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं 101 से क्वेश्चन लेंगे 150 तक के, यानी कि 50 क्वेश्चंस पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक और रुद्रमा देवी से संबंधित है। तो दोस्तों, कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है? तो ये है जो दोस्तों काकतीय, जो काकतीय राजवंश है दोस्तों, काकतीय राजवंश दोस्तों ये है रुद्रमा देवी से संबंधित है, काकतीय राजवंश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय था। तो लीलावती नामक जो लिखा गया है, लेखक हैं लीलावती नामक पुस्तक के लेखक हैं वो भास्कर द्वितीय हैं। और ये जो भास्कर द्वितीय थे दोस्तों, ये क्या थे? ये एक गणितज्ञ क्या थे दोस्तों? ये मैथमेटिशियन रहे हैं, गणितज्ञ रहे हैं। ठीक है, तो लीलावती का लेखक जो भास्कर द्वितीय हैं वो जो है एक गणितज्ञ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो वो धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों, जिसमें कृषि कर्म की जो 8 विभिन्न अवस्थाएं हैं उनका वर्णन जिसमें मिलता है वो है आपका मिलिंद पन्हो। क्या है दोस्तों? मिलिंद पन्हो नामक जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक है दोस्तों ये। और इसमें जो है कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो कृषि से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो दोस्तों, जो शक काल था, क्षत्रप काल था, तो इस समय सोने चांदी के सिक्कों का जो अनुपात था दोस्तों वो था 1:35। ठीक है दोस्तों, एक सोने के सिक्के पर चांदी के सिक्के दोस्तों 35 हुआ करते थे। तो ये रेशियो रहा था उस समय, उस काल में, सोने और चांदी के सिक्कों का अनुपात। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गधैया था। अब देखिए दोस्तों, गधैया क्या था? गधैया एक सिक्के का नाम है। ठीक है दोस्तों, क्या है? एक सिक्का जो पूर्व शासन काल में सिक्का चलाया गया होगा और वो है, उसका नाम है गधैया। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी उत्तराखंड के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये 2023 का पेपर है दोस्तों, और उत्तराखंड के अंतर्गत जो है प्री का पेपर है ये, तो बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के मिलते हैं एग्जाम में जो बहुत क्रिटिकल महसूस होते हैं, तो इसलिए रिवीजन मस्ट है। और रिवीजन अगर कंटिन्यू चलता रहेगा दोस्तों, सिलेक्शन आपको श्योर मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उदयनजीरल किस वंश से संबंधित था? तो उदयरंजीयल जो है दोस्तों किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों ये है आपका चेर वंश से। किस वंश से? चेर वंश से। उदी उदयनजीरल है दोस्तों ये, उदयनजीरल। और किस वंश से संबंधित है? यह है चेर वंश से। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से समझें। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों, जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर बना हुआ है, तो वो किस शासक ने बनाया था? ये बनाया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। किसने बनाया था? ये बनाया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने इस जो है कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था दोस्तों। ठीक है, और ये कहाँ है कैलाश मंदिर? ये एलोरा का है। और ये जो शासक कृष्ण प्रथम है, ये राष्ट्रकूट शासक रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में प्रणयम था। तो मौर्य काल के दौरान जो प्रणयम था दोस्तों वो क्या था? प्रणयन दोस्तों एक प्रकार का कर था, और जो कब लगाया जाता था? ये लगाया जाता था आपातकाल में। ठीक है, तो मौर्य काल के समय एक प्रकार का कर था प्रणयम, और ये कब लगाया जाता था? जब आपातकाल की स्थिति आ जाती थी साम्राज्य के अंतर्गत, तो मौर्य काल के अंतर्गत, तो उस समय जो है आपातकालीन कर के रूप में प्रणयम नाम से कर लगाया जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था? तो दोस्तों, राष्ट्रकूट शासक जो पुराने रहे हैं, इन्होंने प्रतिहार शासक जो नागभट्ट है, उस नागभट्ट द्वितीय को हराया था दोस्तों। तो ये किसने हराया था? ये हराया था दोस्तों गोविंद तृतीय ने। गोविंद तृतीय नामक जो राष्ट्रकूट शासक था, उसने जो है प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हजार दिनारी
नाम से किसे जाना जाता था? तो 1000 दिनारी नाम जो दिया गया था वो किसको दिया गया था दोस्तों? ये मिला था दोस्तों मलिक काफूर को। किसको मिला था? मलिक काफूर को दोस्तों 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मलिक काफूर को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर दोस्तों 1000 दिनारी नाम इसका जो है सही आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था? तो दोस्तों इल्तुतमिश का जो है प्रतिद्वंदी इसमें से 3 हैं, बट एक ऐसा है जो इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं है। तो क्वेश्चन को जब एग्जाम आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखें कि इसमें से कौन प्रतिद्वंदी नहीं था। तो ये शब्द भी जरूर देखना है। तो नहीं पूछा गया है, तो इसका जो इसमें जो नहीं था वो था मलिक अल्तुनिया। तो मलिक अल्तुनिया दोस्तों ये जो है इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, ये इसका हितैषी था। बाकी आपका ताजुद्दीन यल्दिज और नसीरुद्दीन कुबाचा और अली मर्दान, ये तीनों के तीनों दोस्तों ये इल्तुतमिश के प्रतिद्वंदी रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर याद कर लेना चाहिए, तो इल्तुतमिश का जो प्रतिद्वंदी नहीं था वो नहीं था मलिक अल्तुनिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं? तो दोस्तों ऋग्वेद के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा जो मंत्र हैं वो किस देवता को समर्पित हैं? तो दोस्तों वह हैं इंद्रदेव को। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंतर्गत जो सबसे अधिक वैदिक जो मंत्र हैं, ऋग्वेद के जो मंत्र हैं वो जो है इंद्रदेव को समर्पित हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से किसने खजाइन उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की है? तो खजाइन उल फतूह नामक जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? वो लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा। दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, पुस्तक लिखी गई हैं। तो इनमें से एक ये भी है खजाइन उल फतूह। तो ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखित पुस्तक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन नूरजहाँ जुंटा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों नूरजहाँ जुंटा एक ग्रुप है, और ये जो है नूरजहाँ के समय में, तो ये इसका सदस्य कौन नहीं है दोस्तों? वो नहीं था महाबत खान। ठीक है दोस्तों, महाबत खान दोस्तों यहाँ पर नूरजहाँ जुंटा का सदस्य नहीं रहा है। बाकी इत्यादुद्दौला भी रहा है, और आसफ खान भी रहा है, और खुर्रम भी, ये तीनों के तीनों दोस्तों नूरजहाँ जुंटा के सदस्य रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं रहा है? तो यह है जॉन साइमन। दोस्तों जॉन साइमन जो है कैबिनेट कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बाकी पैथिक लॉरेंस भी है, और ए बी अलेक्जेंडर भी है, और सर फॉस्फोर्ड क्रिप्स भी है। ये तीनों के तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य रहे हैं, लेकिन जॉन साइमन दोस्तों यहाँ पर कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं रहा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों भारत के अंतर्गत जो वित्तीय विकेंद्रीकरण किया था, किसने प्रारंभ किया था? ये क्या था? लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, तो इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर लें कि वित्तीय विकेंद्रीकरण में भारत में सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, किसने स्टार्टिंग किया था? तो यह है दोस्तों लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने ही दोस्तों वित्तीय विकेंद्रीकरण जो है प्रारंभ किया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गंगाराम और खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो दोस्तों गंगाराम और खीमदेव जो है किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? तो ये हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुए जो हमारे देशभक्त रहे हैं, ठीक है, ये हैं गंगाराम और खीमदेव। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। राजा राममोहन राय की प्रसिद्ध कृति गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है? तो गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किसकी रचना है? ये राजा राममोहन राय की है। एग्जाम में पूछा जा सकता है गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट किसकी रचना है? तो राजा राममोहन राय की है दोस्तों। और ये किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? ये लिखी गई है फारसी भाषा में। तो राजा राममोहन राय ने इसे फारसी भाषा में लिखा है, गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट। बढ़ते हैं दोस्तों एक और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया था? तो दोस्तों 1929 में महात्मा गांधी उत्तराखंड के अल्मोड़ा के कौसानी में रहे थे, और उन्होंने 1929 में अनासक्ति योग का अनुवाद कार्य जो है वहाँ पर पूर्ण किया था। ठीक है दोस्तों, तो 1929 में महात्मा गांधी कौसानी में अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया था।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारतीय संघ में विलय के समय टिहरी राज्य का राजा कौन था? तो दोस्तों जब टिहरी का भारतीय राज्य में विलय हुआ था, तो उस समय टिहरी राज्य का राजा कौन था दोस्तों? वो था मानवेंद्र। कौन था दोस्तों? मानवेंद्र था, जिस समय टिहरी राज्य का जो है भारतीय संघ में विलय हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। टिहरी रियासत के समय नरेश कौन थे? तो जब टिहरी रियासत की बात थी, तो उसमें प्रथम नरेश कौन थे? टिहरी रियासत के प्रथम जो नरेश थे दोस्तों, वो कौन थे? वो थे सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह दोस्तों टिहरी रियासत के प्रथम नरेश रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, सुदर्शन शाह जो है टिहरी रियासत में कौन से नंबर के नरेश थे? तो यहाँ पर हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी मान सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम नरेश। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कालू महारा संबंधित है। तो कालू महारा का संबंध किससे है दोस्तों? तो कालू महारा ने दोस्तों यहाँ पर 1857 की क्रांति, यानी कि उस समय 1857 के विद्रोह में इन्होंने भाग लिया था, और ये विद्रोह इतना भारत में क्रांति लाया था, तो इसलिए जो है कालू महारा प्रसिद्ध हैं। ठीक है दोस्तों। तो 1857 की क्रांति के विद्रोह से संबंधित है कालू महारा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों जो मध्यकालीन ग्रंथ हैं, उनमें से कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनमें उत्तराखंड का विशेष जिक्र नहीं है। तो कौन सा ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो वह है बाबरनामा। दोस्तों यहाँ पर तारिक ए बदायूनी, इसमें भी उत्तराखंड का जिक्र है। जहांगीरनामा में भी उत्तराखंड का है, और शाहजहाँनामा में भी उत्तराखंड का जिक्र किया गया है। बट बाबरनामा दोस्तों, इसमें जो है उत्तराखंड के इतिहास का कोई स्रोत नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी उत्तराखंड की बातें नहीं कही गई हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो दोस्तों विषुवत रेखा जो है कौन से देश से होकर नहीं गुजरती पूछा गया यहाँ पे। तो यहाँ पर केन्या से होकर भी गुजरती है, इंडोनेशिया से भी होकर गुजरती है, और ब्राज़ील से। ठीक है, विषुवत रेखा केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील से होकर गुजरती है। लेकिन जो मैक्सिको है दोस्तों, यहाँ से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? तो विजयनगर काल के समय, जो विजयनगर समय था, तो उस समय जब इसकी स्थापना हुई थी, तो उसमें दक्षिण भारत में किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों यक्षगान। किसका दोस्तों? यक्षगान को जो है दक्षिण भारत में सबसे पहले नृत्य के रूप में पहली बार इसका डेवलपमेंट हुआ था, और इस यक्षगान को जो है नृत्य के रूप में इसको स्वीकार किया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य प्रश्न में। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ये है दोस्तों एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों, ये जो है संसार की सबसे लंबी धरातली पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं दोस्तों, वहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं कह रहे हैं? तो दोस्तों यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में मिलते हैं। तो और यहाँ पर जो है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी जलधारा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती दोस्तों? वह है बेंगुएला। बेंगुएला जलधारा जो दोस्तों यह है, ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती। उसके अलावा गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक में प्रवाहित होती है, और नॉर्वेजियन है दोस्तों, और फ्लोरिडा है, ये तीनों के तीनों उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? अगर हम बात करें विश्व के सबसे बड़े दूसरे द्वीप की, तो वह है दोस्तों आपका, वह है न्यू गिनी। तो न्यू गिनी द्वीप जो है दोस्तों, ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम इसमें सुमेलन की बात करें दोस्तों, फोहन जो है ये आल्पस पर्वत पर ही है। ठीक है, आल्पस पर्वत फोहन। और उसके अलावा मिस्ट्रल दोस्तों ये राइन नदी, राइन घाटी के पर ही है। और खमसिन दोस्तों ये मिस्र में है। लेकिन जो बोरा हो साइबेरिया में नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य सभी इसमें सुमेलित हैं दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं
कि कौन सी दूसरे नंबर की नदी है सबसे बड़ी, कौन से पहले नंबर की है। तो दोस्तों यहाँ पर विश्व की सबसे जो है विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी दोस्तों वह है आपकी अमेजन नदी। कौन सी नदी? अमेजन नदी दोस्तों विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है। और विश्व की पहली जो सबसे लंबी नदी है वो आपको इसमें पता होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे दोस्तों, और आपको इसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों कायांतरित चट्टान जो है इसका उदाहरण कौन सा नहीं है? वो नहीं है दोस्तों डोलोमाइट। दोस्तों डोलोमाइट जो है ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका क्वार्टजाइट जो है कायांतरित चट्टान है, मार्बल भी है और नाइट्स भी है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है। तो यहाँ पर से आपको क्वार्टाइज मिल सकता है, मार्बल मिल सकता है, नाइस मिल सकता है। तो ये आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, डोलोमाइट को इसमें टिक नहीं करेंगे दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो दोस्तों अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य में जो पठार है दोस्तों वो कौन सा पठार है? वह है मालवा का पठार। कौन सा पठार है दोस्तों अरावली और विंध्य श्रेणियों के मध्य? वह है मालवा पठार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है दोस्तों क्यूबा को। क्यूबा देश जो है दोस्तों इसको चीनी के कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनके में से कौन सी नदी सतलुज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों सतलुज नदी की सहायक नदियाँ इसमें से 3 हैं, लेकिन एक नदी ऐसी है जो सतलुज नदी की सहायक नहीं है, वो है दोस्तों रावी। रावी नदी दोस्तों इसमें सतलुज नदी की सहायक नहीं है। इसके अलावा बांसपा नदी है और स्पीति भी है और व्यास नदी, ये तीनों के तीनों सतलुज नदी के दोस्तों ये सहायक नदियों के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन किसने कहा? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। तो दोस्तों वास्तव में जो वनस्पतियां ही हैं वही जलवायु में हेल्पफुल होती हैं, सही मापदंड करती हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया था दोस्तों? ये कहा गया था कोपेन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कोपेन का कथन था दोस्तों, जिसने कहा था कि वनस्पति दोस्तों जलवायु का सही मापदंड हैं। तो इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। कोपेन का कथन था कि वनस्पति जलवायु का सही मापदंड होती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? वो नहीं है दोस्तों आयन मंडल, ये सममंडल में नहीं आता। लेकिन क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, ये तीनों मंडल जो हैं दोस्तों ये सममंडल के अंदर आते हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल और समताप मंडल, ये तीनों के तीनों सममंडल के अंदर कहे जाते हैं। आयन मंडल दोस्तों ये आयन मंडल के नाम से ही जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में नहीं आता है दोस्तों? वो है दोस्तों आपका गुयाना। तो गुयाना दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में नहीं आता। इसके अलावा गैबन आता है, गिनी आता है और गिनी बिसाऊ। तो ये तीनों के तीनों दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, बट गुयाना दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। दोस्तों गुयाना जो है ये आपका साउथ अमेरिका में आता है, यानी कि दक्षिण अमेरिका में आता है गुयाना। ठीक है दोस्तों, बाकी आपका जो है ये तीनों तीनों गैबन, गिनी और गिनी बिसाऊ, ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। लेकिन जो गुयाना है दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में आता है। किस में आता है? दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेंगे और या आप इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पीट्स वर्ग है। तो भारत का पीट्स वर्ग किसको कहा जाता है दोस्तों? ये कहा जाता है दोस्तों जमशेदपुर। जमशेदपुर को दोस्तों भारत का पीट्स वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला जो बांध बनाया गया है दोस्तों वो बनाया गया है वेतवा नदी पर। ठीक है, वेतवा नदी पर दोस्तों ये माता टीला बांध स्थित है। बाकी नर्मदा में नहीं है, सोन में नहीं है, केन में नहीं है। कौन सी नदी दोस्तों? ये है बेतवा नदी पर माता टीला बांध बनाया गया है बेतवा नदी पर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्न में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो दोस्तों जो HBJ प्राकृतिक पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है, वो पंपिंग स्टेशन कौन सा नहीं है उसका? वो नहीं है गुना। ठीक है दोस्तों, अविला भी है, औरिया भी है और बबराला भी है दोस्तों। तीनों है प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, बट जो है इसके लिए पंपिंग स्टेशन जो नहीं है वो नहीं है, गुना नहीं है दोस्तों। ठीक है,
बढ़ते हैं दोस्तों अन्य क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तो दोस्तों कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात था? तो दोस्तों वह है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में दोस्तों जो है 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया गया था। बाकी कर्नाटक, गोवा और आंध्र प्रदेश में भी लिंगानुपात में परिवर्तन हुआ था, बट सबसे अधिक दोस्तों वो हुआ था तमिलनाडु में। बढ़ते हैं दोस्तों एक अन्य क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा द्वीप लक्काद्वीप द्वीप समूहों का अंग नहीं है? तो दोस्तों इनमें से एक द्वीप है जो लक्काद्वीप समूह का अंग नहीं है, तो वह है आपका तिलंचोंग। कौन सा दोस्तों? तिलंचोंग दोस्तों ये लक्काद्वीप द्वीप समूह का अंग नहीं है। बाकी अगाथी भी है और करवत्ती भी है और उसके अलावा कवरत्ती भी है और कल्पेनी भी है। ये तीनों के तीनों दोस्तों लक्काद्वीप द्वीप समूह के अंग नहीं हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्न में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? तो दोस्तों कोपेनहेगन आपने पता ही होगा कि ये भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए इसने एक शब्द का प्रयोग किए थे। वो कौन सा किया था दोस्तों? कौन सा प्रयोग किया था? वो किया था दोस्तों CWG। ठीक है दोस्तों, क्या किया था? CWG। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो ज़िले हैं, कितने जनपद जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं दोस्तों? वो जुड़े हैं टोटल 5। 5 ज़िले ही उत्तराखंड के अंतर्गत ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ जुड़े हुए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 2011 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि पाई गई? तो दोस्तों कुछ जो है जब 2011 में जनगणना हुई थी तो 2001 से 2011 के बीच जनगणना के दौरान जो उस बीच चेंजेज आए थे तो उसमें नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि भी हुई थी। तो वो कौन किन के बीच हुई थी दोस्तों? पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में। तो दोस्तों यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है पहले के कंपेयर में कम हुई थी। ठीक है, तो उसी को नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि नाम दिया गया है। तो कौन से ज़िले हैं दोस्तों? पौड़ी, गढ़वाल और अल्मोड़ा में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में क्या सम्मिलित है दोस्तों? टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र। तो टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय पार्क से सम्मिलित है। बाकी भागीरथी नदी का उद्गम क्षेत्र नहीं, विलंगना भी नहीं और यमुना नदी भी नहीं दोस्तों। टॉन्स नदी दोस्तों ये गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों सिडकुल जो है इससे संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? इनमें से चारों स्थान दिए गए हैं दोस्तों जहाँ पर कंपनियाँ ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर दोस्तों रुड़की, सेलाकुई, सितारगंज और हरिद्वार। तो इसमें जो सिडकुल से संबंधित नहीं है वह है रुड़की। ठीक है, सेलाकुई में भी सिडकुल है दोस्तों, सितारगंज में भी है और हरिद्वार में भी है। तीनों जगह सिडकुल है, बट रुड़की में यहाँ पर सिडकुल नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, खैर किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है? तो खैर जो वृक्ष है दोस्तों वो किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय वनों के साथ जो है खैर वन जो है ये पाया जाता है। और ये दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय वनों के बीच पाया जाता है खैर। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो कोडरमा जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है अभ्रक के लिए। तो अभ्रक का उत्पादन होता है दोस्तों कोडरमा में। और ये कोडरमा जो है खनिज के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक नामक खनिज के लिए प्रसिद्ध है कोडरमा। तो अभ्रक सबसे ज़्यादा कोडरमा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारी टॉप 50 क्लास जो है क्वेश्चंस, और ये हमारे 24 मिनट में कंप्लीट हुए हैं दोस्तों। उम्मीद है आप इनको ज़रूर वॉच करेंगे क्योंकि कम समय में रैपिड तरीके से आपको ये आंसर बताए गए हैं। तो आप इनको इसी प्रकार से अपना रिवीजन में रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसी स्पीड से आपको क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। कुछ क्वेश्चंस में टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे रीजनिंग से, तर्क शक्ति से संबंधित क्वेश्चन, उनमें ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर आपको डायरेक्टली आंसर याद होंगे, आपने पढ़ा होगा, पढ़ाई की होगी, तो ज़रूर आप इनको आप बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कम से कम 50 क्वेश्चन दोस्तों हमको यहाँ पर 30 से 40 मिनट के अंतर्गत कवर करने होते हैं एग्ज़ाम में। तो आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अगर आप क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाके लगातार हमारे द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जा रहे हैं, आप उनको जरूर वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।